जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है शिव एनसीईआरटी हब में। जैसे मैंने इसके पहले केमिस्ट्री की चैप्टर 1 की संपूर्ण टॉपिक्स को कवर अप करा के, चाहे वो वैकल्पिक हो, उसको एक नंबर में कन्वर्ट करके मैंने आप लोगों के लिए भेज दिया है चैनल पर, आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह से मैंने चैप्टर 1 को उठाया है आज, सत्ता की साझेदारी, वो भी सोशल साइंस से। मैं इसमें चैप्टर आपको पूरा एंड करने वाला हूँ। पूरा वीडियो मैं आप लोगों को 17 से 18 क्वेश्चन ऐसे बताने वाला हूं जो एक अंक और बहुकल्पी दोनों के रूप में पूछे जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहला आज हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण दे। केवल उदाहरण देना है। तो बेल्जियम का जो सामुदायिक सरकार थी वो सत्ता की साझेदारी का एक उदाहरण है, बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि बेल्जियम के फ्लेमिश किस क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है। जो बेल्जियम का फ्लेमिश है उस क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती है, तो डच बोले जाती है। ठीक है। डच बहुत बढ़िया लैंग्वेज तो नहीं कह सकता, मुझे पता भी नहीं है। बेल्जियम में कौन सा समुदाय अपेक्षाकृत समृद्ध तथा शक्तिशाली है था, मतलब कि अब तो है, अभी भी कह सकते हैं। जो फ्रेंच बोलने वाले थे वो बहुत शक्तिशाली थे। आप इंग्लिश में एक चैप्टर भी था, द फ्रेंच करके चैप्टर था, जिसमें फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर चले जाते हैं। वो चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। बेल्जियम में कौन सी सरकार शिक्षा तथा संस्कृत जैसे मसलों पर फैसले लेती है, मतलब कि बेल्जियम में कौन सी सरकार है जो शिक्षा तथा संस्कृत जैसे मसलों पर फैसले लेती है। जैसे भारत में क्या है, शिक्षा मंत्री हैं संस्कृत के लिए, मतलब कि शिक्षा मंत्री इन सभी फैसलों के मसलों पर फैसले लेने के लिए। वहाँ पर सामुदायिक सरकार होती है इन सभी क्षेत्र चीज़ों पर निर्णय लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पर 2 लैंग्वेजेस ज़्यादा बोली जाती है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है कि एक मिनट, सिंघली समुदाय के अधिकांश व्यक्ति किस धर्म को मानते हैं। तो सिंघली समुदाय है वो अधिकांश जो है लोग वहाँ के किस धर्म को मानते हैं, तो बौद्ध धर्म को मानते हैं। 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन किए गए। यहाँ भारत का नहीं याद होता लोगों को, लेकिन ये लोग बेल्जियम को पूछ रहे हैं और आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में आ भी सकता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि 4 बार संविधान में संशोधन हुए थे। सिंघली समुदाय के प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए श्रीलंका में किस तरह का शासन व्यवस्था स्थापित की गई। बहुसंख्यकवाद। ठीक है। सिंघली मतलब कि जो श्रीलंका की लैंग्वेज है, शायद हमको लगता है राष्ट्रीय लैंग्वेज है, तो वहां पर जो है शासन व्यवस्था स्थापित की गई बहुसंख्यकवाद। क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां है कि बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं। तो मैंने कहा था बेल्जियम में 2 भाषाएं बोली जाती है, डच और फ्रेंच। ठीक है। ये दोनों लैंग्वेज अपने आप मतलब कि वहाँ की प्रमुख लैंग्वेज मानी जा सकती हैं। श्रीलंका, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि श्रीलंका की जनसंख्या में किस सामाजिक वर्ग की सबसे अधिक है, मतलब वह किस सामाजिक वर्ग की सबसे अधिक है। सिंघली। ठीक है। कौन सा सामाजिक वर्ग, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग से मुझसे मिस्टेक हो गया था, उसके लिए सॉरी, लेकिन चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बेल्जियम अपनी सीमा किन 2 देशों के साथ साझा करता है। तो आपको पता होगा कि फ्रांस तथा लग्जमबर्ग के साथ बेल्जियम अपनी सीमा को साझा करता है। श्रीलंका का आधिकारिक धर्म कौन सा है, तो बौद्ध धर्म है आधिकारिक धर्म। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि श्रीलंका में लाखों लोगों के मारे जाने और उनकी आजीविका छीन जाने का मुख्य कारण क्या था। अभी जो गृह युद्ध आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर हुआ था, सत्ता पलटा हुआ था और बहुत सी चीजें हुई थी। अब तो वो चीजें क्या हुआ था, गृह युद्ध के कारण हुई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स में। अब आप ये यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दे देगा और ब्रुसेल्स को दे देगा, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो दोनों में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि बेल्जियम में के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है। बेल्जियम के क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो फ्रेंच। अधिकांश क्षेत्र में, यहाँ पे एक लैंग्वेज है, अधिकांश क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो फ्रेंच। लगभग 70% बेल्जियम में फ्रेंच बोली जाती है, 30% ही डच बोला जाता है। ब्रुसेल्स की 80% आबादी कौन सी भाषा बोलती है, तो फ्रेंच बोलती ब्रुसेल्स की सबसे अधिक। ठीक है। अब यहाँ से 3 और 5 अंक वाले प्रश्न को मैं शुरुआत करता हूँ आप लोगों के लिए। पहला क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, सत्ता की क्षैतिज विवरण, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका होगा। सत्ता का ऊर्ध्वाधर विवरण क्या हो, वितरण क्या होगा, केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार और उसके बाद स्थानीय सरकार, ये सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण होगा। सामुदायिक सरकार क्या है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता की साझेदारी क्या कहलाती है, सामुदायिक कहलाती है। मैंने ज़्यादा लैंग्वेज नहीं ऐड की है, ताकि पीडीएफ है तो छोटी छोटी चीज़ों को ऐड किया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। दबाव समूह क्या है, दबाव समूहों के द्वारा भागीदारी जहाँ की जाती है वह दबाव समूह होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि बेल्जियम के समाज में
विभिन्न भाषाई लोगों के बीच तनाव के क्या कारण थे? तो आप लोगों को पता होगा जो बेल्जियम था वहाँ पे बहुसंख्यक डच भाषा की अवहेलना करते थे, तो वहाँ के आस-पास दो भाषी लोगों के बीच में तनाव हो गया। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी का अधिक ताकतवर और समृद्ध होना। अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी का अधिक ताकतवर, आप भी जानते हैं फ्रेंच जो अल्पसंख्यक थे पर उनकी भाषा बहुत मजबूत थी। उसके बाद आप लोगों का आता है कि आर्थिक विकास के और शिक्षा का लाभ एक खास समुदाय तक सीमित रहना। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे होता क्या था, जैसे यहाँ पे भारत में है सभी वर्ग के लोग पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं था। वहाँ पर एक खास समुदाय था जिसके लिए शिक्षा उन्हीं को मिलती थी, बाकियों को नहीं मिलती थी। तो उनके बीच में आपसी मतभेद हुआ, फिर बहुत फ्रेंच की क्रांति वगैरह हुई है, तो उसकी चीज़ें आपको बाद में चर्चा में कराऊंगा अच्छे से। राजनीतिक सत्ता एक समुदाय विशेष केंद्रित थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इस लोगों के बीच तनाव का। क्वेश्चन नंबर 3 है कि श्रीलंका में जो बहुसंख्यकवाद ने किस प्रकार सामाजिक तनाव को जन्म दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद के तहत सिंहलियों के हितों का विशेष ध्यान रखा गया था और अदर कास्ट के लिए नहीं रखा गया था। सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सिंहलियों का एकाधिकार हुआ। सिंहली को एकमात्र राजभाषा का दर्जा दिया गया। तमिलों के हितों को दरकिनार करना और तमिलों के राजनीतिक अधिकार से वंचित करना। आप भी जानते हैं जब आप घर में दो भाई होते हैं तो एक को अगर ज़्यादा माना जाता है तो आपको थोड़ा गुस्सा आता है, एक को चीज़ें लाई जाती हैं तो दूसरों को, मतलब दूसरे जो भाई होता है उसको गुस्सा होती है, चिढ़ होता है। छोटे छोटे होते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, वैसी ही चीज़ें यहाँ पर हुई थी। दो चीज़ें थी, एक को ज़्यादा सपोर्ट मिला, एक को नहीं मिला, तो जो दूसरे के सपोर्ट में लोग थे उन्होंने फिर यहाँ पे सत्ता का पलटवार कर दिया था। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, तर्क दीजिए। तो सबसे अच्छा है कि विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम करना, मतलब कि चीज़ों को आपस में बांट लेना। यह लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल है। यह राजनीतिक अस्थिरता को कम करता है। सत्ता से अधिक लोगों को भागीदार बनाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। मैंने शॉर्ट टॉपिक्स को, मैंने सिर्फ छोटे छोटे टॉपिक्स को उठाया ताकि आप लोगों को समझ में आए, वरना मैं चाहूँ तो पूरा PDF से भर सकता हूँ लिखकर, लेकिन वो क्या चीज़ें, फिर कोई मतलब नहीं हो जाएगा समझाने का मेरे। विभिन्न सामाजिक समूहों, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों के, सामाजिक विविधता वाले शासन में सत्ता का बंटवारा किस प्रकार किया जा सकता है। तो आप लोगों को पता होगा, जब विभिन्न सामाजिक समूहों जैसे भाषाई और धार्मिक समूहों के बीच सत्ता का विभाजन, ठीक है, और उसके साथ सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों और महिलाओं को विधायिका में हिस्सेदारी देना, जैसे SC ST में कभी कभी आरक्षण आ जाता है, जैसे इस बार प्रधानी में आरक्षण आएगा, तो उस चीज़ें है। अल्पसंख्यक संस्थाओं को आरक्षण देकर, मैंने अभी बताया भी, वही टॉपिक मैंने ऐड भी किया है। अत्यंत पिछड़े हुए वर्ग के लिए अलग से सरकारी नीतियां बनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि श्रीलंका में पास हुए 1950 के कानून के अनुसार सिंहली लोगों के वर्चस्व के 3 प्रावधान लिखिए। तो सिंहली भाषा को श्रीलंका की राजकीय भाषा घोषित करना, ये पहला प्रावधान था। सिंहली लोगों को शिक्षण संस्था और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देना, यह दूसरा प्रावधान था। तीसरा था कि सिंहली लोगों को राजनीतिक प्रक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार भी था। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कहा मैंने, लेकिन 4 लिख दिया कि बौद्ध धर्म की पूजा अर्चना का पूर्ण स्वतंत्रता भी ऐड कर दी, ताकि ये भी ना बचे, बाकी सब आप लोगों का हो भी जाए। ठीक है, अब आप लोगों को पता है कि सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण और क्षैतिज वितरण में अंतर क्या है। देखो, ऊर्ध्वाधर वितरण, अभी मैंने आपको शुरुआत में ऊर्ध्वाधर वितरण बताया भी था, जहाँ पे केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकार के सत्ता बंटवारा होता है। इसमें उच्चतर और निम्नतर स्तर की सरकारें होती हैं। इसमें निम्नतर अंग उच्चतर अंग का अधीन काम करता है। ठीक, मतलब कि नीचे वाला ऊपर के अधीन काम करेगा। लेकिन क्षैतिज में क्या होता है, क्षैतिज के अंतर्गत सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा। इसमें सरकार के विभिन्न एक ही स्तर पर रहकर अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें प्रत्येक अंग एक दूसरे पर नियंत्रण रखता है, वही चीज है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद तथा इसके प्रभावों का वर्णन करें, तो उत्तर होगा आपका श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित करना, विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में सिंहलियों की मतलब की प्राथमिकता, सरकार द्वारा बौद्ध मत का संरक्षण और बढ़ावा देना। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को बहुसंख्यकवाद से क्या प्रभाव पड़ा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो मैं बता दूं आप लोगों से। तमिलों की नाराजगी और शासन के प्रति बेगमपन को बढ़ावा मिला। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलाम बनाने की मांग की गई, मतलब एक हमारा राज्य बना दिया जाए, जैसे बंगाल में आप लोगों ने देखा होगा वो हुआ था, उसमें जो रायजादा थे शायद कुछ थे, उन्होंने किया था, सबसे पहले वही बना था। सिंहली और तमिलों के बीच टकराव और गृहयुद्ध का जन्म हुआ था। गृहयुद्ध के कारण हजारों लोगों को मारा जाना तथा बेघर होना। युद्ध के कारण देश के सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन में दुष्प्रभाव भी पड़े थे, जानते भी हैं आप लोग। बेल्जियम में सामाजिक विविधताओं से उत्पन्न समस्याओं का समाधान कैसे किया गया। ठीक है, तो बेल्जियम में जो सामाजिक विविधताओं में उत्पन्न समस्याओं का समाधान, उनमें केंद्रीय सरकार में
डच और फ्रेंच फांसी मंत्रियों को समान संख्या। अब आप भी जानते हैं जब दो भाई होंगे, दोनों को समान समान चीजें आएंगी तो कहाँ से लड़ाई होगी, जाहिर सी बात है। वैसी ही चीजें यहाँ पे अपनाई गई। केंद्रीय सरकार की अनेक शक्तियों की क्षेत्रीय सरकारों को सौंपना, केंद्रीय सरकार में दोनों समुदायों के समान प्रतिनिधित्व, सामुदायिक सरकार का गठन किया गया, क्षेत्रीय और सामुदायिक सरकारों के विभिन्न मामलों में निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी गई। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा विभिन्न दबाव समूह और राजनीतिक दल किस प्रकार सत्ता के बंटवारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखो उत्तर है व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हितों समूहों का सक्रिय होना। हित समूह एवं दबाव समूह का सरकार की विभिन्न समितियों की सीधे भागीदारी करना, सरकार के ऊपर दबाव बनाकर महत्वपूर्ण फैसले की सरकार को बाध्य करना, अपने अपने वर्ग के हितों को बढ़ावा देना, जनता के मुख्य समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, और लगभग शायद 12 लास्ट होगा, 12 ही क्वेश्चन ऐड किए थे हमने। श्रीलंका तथा बेल्जियम की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। अब कहानी तो आप लोगों ने पढ़ ली होगी, उम्मीद है, क्योंकि एग्जाम का लास्ट दिसंबर चल रहा है और आप लोगों ने अगर अभी तक कहानी ही नहीं पढ़ी तो फिर क्या इंटरेस्ट। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं एक अच्छी सी कहानी के रूप में आप लोगों को PDF लेकर आऊँगा, उसमें मैं चीज़ों को समझाऊंगा भी और आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। लेकिन उतना टाइम नहीं है, मैं चाह रहा हूँ वन शॉट में आप लोगों को चीज़ों को कवरअप कराया जाए। बहुत जल्द आप लोगों को सारी चीज़ बुक्स अवेलेबल करा दी जाएंगी PDF के रूप में, तो आप लोग इसकी चिंता मत करिए। PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिल सकती है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। श्रीलंका तथा बेल्जियम की कहानी से हमें निम्नलिखित शिक्षा मिलती है। बेल्जियम में नेताओं को लगा विभिन्न समुदाय और क्षेत्र भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है। आप भी जानते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि किसी पक्ष में हूँ, लेकिन जब तक देश में 2 वर्गों या 4 वर्ग जैसे भी वर्ग हैं उनको एक साथ लेकर नहीं चला जाएगा, देश का समूह या देश की जो अर्थव्यवस्था नहीं बदलेगी। एक एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए तथा देश में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लगा तथा देश के विभाजन होने से रह गया। यहाँ पे भी वही चीजें समझाई गई हैं। श्रीलंका के उदाहरण से यह पता चलता है कि बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने तथा सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है, तो इससे देश की एकता संकट में पड़ सकती है। अब जैसे एक गांव में 10 लोग हैं, 10 लोग एक चीज को मानते हैं, 9 लोग हैं तो एक चीज को नहीं मानते, तो कब तक भाई कब तक करेंगे। 9 लोग इकट्ठा होंगे और एक दिन 10 के ऊपर चढ़ाई कर देंगे। वही चीज यहाँ पे हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि दबाव समूह तथा हित समूह लोकतंत्र में कैसे सत्ता की साझेदारी करते हैं। दबाव समूह तथा अथवा हित समूह लोकतांत्रिक सत्ता में अप्रत्यक्ष रूप से साझेदारी करते हैं। लोकतंत्र में व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करती है। सरकार और नीतियों में अपने सदस्य वर्ग के लिए लाभ के लिए दबाव बनाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, लोकतंत्र और नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। तो आप लोगों को पता है लोकतंत्र में सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता की साझेदारी होती है। सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। कोई भी एक अंग सत्ता का सीमित उपयोग नहीं कर सकता है और अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बनता है। और उदाहरण के लिए मंत्री विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, परंतु न्यायपालिका ही कार्यपालिका तथा विधायिका द्वारा बनाए कानूनों को अंकुश रखती है। आप लोग समझ सकते हैं एक गोल सर्किल की तरह काम होता है, मतलब कि यहाँ से आप शुरू हुए और आपको पता ही नहीं कहाँ से शुरू हुए। नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही टॉपिक को कवर अप करते हैं। चैप्टर 1 आप लोगों का इस मतलब सोशल साइंस में मैंने कंप्लीट करा दिया है। बहुत जल्द चैप्टर 2 लाऊंगा। कब हो सकता है केमिस्ट्री का चैप्टर 2 लाऊं या फिजिक्स का चैप्टर 1 लाऊं। ऐसे ही टॉपिक्स को मैं लगातार कवर अप कराता रहूंगा आप लोगों को। तो ऐसी वीडियोज आती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।